अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, पार्ट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स। इसमें हमने प्रिलिमिनरी पेजेस देख लिए थे और चैप्टर 1 देखा था। अब आज हमने देखना है चैप्टर 2 जो है वो रिसर्च के पार्ट्स में चैप्टर 2 क्या होता है। आप अपने बुक में पेज नंबर 212 निकालें तो मिड ऑफ द पेज ये टॉपिक स्टार्ट होता है। दिस सेक्शन इंक्लूड्स द रिसर्च स्टडीज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। आपने जो रिसर्च के लिए जो भी प्रॉब्लम सेलेक्ट की होती है उससे रिलेटेड स्टडीज़ जो हैं वो रिसर्चेज आप उसमें देखते हैं। अ समरी ऑफ प्रीवियस रिसर्चेज प्रोवाइड एविडेंस। जो आप पहले से की हुई रिसर्चेज जो हैं वो उसमें उनकी रिव्यू करते हैं, उससे आपको एविडेंस मिलता है, शवाहिद मिलते हैं दैट रिसर्चर इज़ फेमिलियर विद व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। कि मतलब ये बताता है कि रिसर्चर को पता है कि इस शोबे में पहले क्या काम हो चुका है। एंड व्हाट इज़ स्टिल अननोन, और किन किन चीज़ों में मज़ीद काम करने की ज़रूरत है जो कि अननोन है एंड अनटेस्टेड, और उनको टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन। इससे क्या होता है कि डुप्लीकेशन नहीं होती, मतलब एक ही काम एक शख्स ने कर दिया तो दूसरा भी वही करने बैठ जाए। नहीं, आपको जो पता होता है कि एक शख्स ने इस एरिया में काम किया हो तो आप उसको चूज़ नहीं करते, बल्कि उससे डिफरेंट या उससे मिलते जुलते कोई और एरिया को लेते हैं। एंड प्रोवाइड्स यूज़फुल हाइपोथेसिस। इससे आपको हाइपोथेसिस बनाने में भी मदद मिलती है। एंड सजेशंस फॉर इन्वेस्टिगेशन, और लिटरेचर की बिना पे ही आप जो है वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए सजेशन भी दे सकते हैं कि आप ये चीज़ें करें तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सही से इन्वेस्टिगेट की जा सकती है। रिव्यू करने का क्या क्या फ़ायदा होता है रिसर्चर को। द रिव्यू हेल्प्स द रिसर्चर टू नोट द रिपोर्ट्स ऑफ स्टडीज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, के उस स्टडी से रिलेटेड और के कौन सी जो हैं वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं उनको जो है वो रिव्यू कर लेता है, उन प्रॉब्लम्स को भी रिव्यू कर सकता है जो उससे मिलती जुलती हों। द रिसर्च प्रोसीजर, आपको पता चलता है कि कौन सा रिसर्च प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स यूज़, आप रिसर्च इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाए जो जिससे बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। उसके अलावा आप पॉपुलेशन, सैम्पल और सैम्पलिंग टेक्निक्स का भी आपको आइडिया होता है कि किस किस्म की पॉपुलेशन लेनी चाहिए, कैसा सैम्पल होना चाहिए, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। वेरिएबल्स दैट वर डिफाइंड, आप वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने के काबिल हो जाते हैं कि इस आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो जिनको लेकर आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है। फिर फॉल्ट्स दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड, किसी की रिसर्च पढ़ने से आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या क्या जो है वो फॉल्ट्स आ सकते हैं, तो आप जो है वो उसको कोशिश करते हैं लिटरेचर पढ़ने के बाद कि उनको आप जो है वो अवॉइड करें अपनी स्टडी में। रेकमेंडेशंस आप दे सकते हैं फ्यूचर रिसर्च के लिए कि मैंने इस एरिया में काम कर लिया है, तो फ्यूचर रिसर्चर जो हैं वो इससे मिलते जुलते इस एरिया में काम कर सकते हैं जिनको मैंने नहीं टच किया। तो ये है चैप्टर 2, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। थर्ड चैप्टर है, हम इसमें थर्ड पार्ट आता है, वो है चैप्टर 3, रिसर्च प्रोसीजर। आप डिफ़ाइन करते हैं कि आपने रिसर्च के लिए कौन सा प्रोसीजर जो है वो यूज़ किया। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पॉपुलेशन, सबसे पहले आप उसमें बताते हैं पॉपुलेशन में, मैंने आपको पहले भी बताया था, द डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन इंडिकेट्स इट्स साइज़ एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। आप बता देते हैं जी इस साइज़ की पॉपुलेशन मैं ले रही हूँ और उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। आप उस पॉपुलेशन की एज देखते हैं किस लेवल के हैं, ग्रेड लेवल क्या है उनका, उनकी एबिलिटी लेवल क्या है, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कि वो माशरे में कौन सा स्टेटस रखते हैं, वो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या कोई वर्कर हैं, जो भी है वो उनका स्टेटस डिफ़ाइन आप करते हैं। फिर जब आप पॉपुलेशन सेलेक्ट कर रहे थे तो उसी के अंदर से आपने सैम्पल डिफ़ाइन करना होता है। डिस्क्राइब द साइज़ ऑफ सैम्पल, आप सैम्पल का साइज़ बताते हैं। एंड द सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आप जो है वो सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पल के बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। आप इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपना बनाते हैं कि आपने क्वेश्चनेयर बनाना है, इंटरव्यू करना है, या कोई और आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है रिजल्ट्स देखने के लिए। इन दिस सेक्शन द रिसर्च डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। आप रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट में भी आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, आपका टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकती है, आप कोई ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, आप कोई क्वेश्चनेयर बना सकते हैं, या आप चेक लिस्ट भी प्रिपेयर। जब आप इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं तो उसको आपने पहले पायलट टेस्ट करना होता है। पायलट टेस्टिंग कहते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन में उसको अप्लाई करने से पहले आप थोड़ी सी कुछ तादाद ले लें लोगों की और उनके ऊपर अप्लाई करके देखें कि क्या इससे कोई जो है वो सही रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या इसमें कोई फॉल्ट्स तो नहीं रह गए हैं। तो ये पायलट टेस्टिंग होती है। द रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेट्स द इंस्ट्रूमेंट टू नो द डेफिशिएंसीज़। इससे रिसर्चर को पता चल जाता है कि एडमिनिस्टर करते वक्त इसमें कौन कौन सी डेफिशिएंसीज़ आ सकती हैं, क्या कमी इसमें हो सकती हैं। इन द लाइट ऑफ दिस ही इम्प्रूव्स द इंस्ट्रूमेंट। इसकी
रोशनी में जो है वो इसको इम्प्रूव करता है क्वेश्चनेयर को या जो भी इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया होता है, एंड फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और ड्राफ्ट जो है वो उसका इंस्ट्रूमेंट का फाइनल कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। जब एक फ़ाइनल आपके पास इंस्ट्रूमेंट तैयार हो जाता है तो आप उसे एडमिनिस्टर करते हैं। द रिसर्चर डिस्क्राइब्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द सैम्पल सेलेक्टेड। आप डिस्क्राइब करते हैं कि मैंने इतने लोगों के सैम्पल पे जो है वो अपना इंस्ट्रूमेंट अप्लाई किया या एडमिनिस्टर किया। फिर इंस्ट्रूमेंट एडमिनिस्टर करने के बाद आपने उसे इंस्ट्रूमेंट की स्कोरिंग भी करनी होती है। आपने उनको असाइन करने होते हैं मार्क्स, स्कोर, जिसकी बिना पर आप स्टैटिस्टिकली रिजल्ट निकालते हैं। इन दिस सेक्शन द मेथड ऑफ स्कोरिंग आर डिस्क्राइब्ड। आप मेथड अपना डिफ़ाइन करते हैं स्कोरिंग का, कि मैंने फ़लाँ जो है वो टेस्ट यूज़ किया, टी टेस्ट किया, जी स्केयर, काई स्केयर यूज़ किया है, जी इस्तेमाल किया, जेड किया है, या मीन, मॉड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी निकाली। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स आप अप्लाई करें वो आप उसमें डिस्क्राइब करते हैं। ये चैप्टर 3 हो गया। चैप्टर 4 में हम बताते हैं जी एनालिसिस ऑफ द डाटा क्या है। एनालिसिस आप करते हैं डाटा का। दिस इज़ द हार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, क्योंकि यहीं पर आपका सारा रिजल्ट निकलता है, इसलिए आपसे हार्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं, मेन सेक्शन कहते हैं। एंड डील्स विद द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसमें इंटरप्रिटेशन भी होती है डाटा की। एनालिसिस इज़ कंसर्न विद द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स इसमें अप्लाई करते हैं। एंड इंटरप्रिटेशन डील्स विद द एक्सप्लेनिंग द वैल्यू, और जो वैल्यू आपकी निकलती है उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उन वैल्यूज़ को, ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए। लेट्स सपोज आपने जो भी रिसर्च कंडक्ट किया, आप उसमें सेंट्रल टेंडेंसी लगाते हैं, मीन निकाल रहे हैं, मीन, तो आप बता देते हैं कि जी मेरे इतने स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट जो है वो 3.2 आया है, जो कि मीन में जो है वो मोस्टली लोग जो हैं वो इसके अंदर फॉल करते हैं, सेंटर में फॉल करते हैं, एवरेज जो है वो रिज़ल्ट आया है। तो जो आपने वैल्यू निकली है वो भी आप बता देते हैं कि 3.2 मेरी वैल्यू आई है मीन की, और उसको इंटरप्रेट करके एक्सप्लेन करके भी बता देते हैं कि ये एवरेज रिज़ल्ट रहा है, यानी बहुत गुड भी नहीं है, बैड भी नहीं है। तो वट जो भी वैल्यू निकले आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। चैप्टर 5 में आपका होता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। चैप्टर इज़ द मोस्ट वाइडली रीड पार्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी। ज़्यादातर रिसर्चेज में यही चैप्टर पढ़ा जाता है, क्योंकि आप रिजल्ट्स ही देखते हैं लोगों की रिसर्चेज के। इट रिकैप्चुलेट्स द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होती हैं पीछे चैप्टर 1 में, 2 में, 3 में, जो भी काम आपने किया होता है उस सब को एक बार दोबारा इकट्ठा करके आपको इस चैप्टर में आप बता देते हैं अपने रिजल्ट्स के तौर पे। इन द प्रीवियस चैप्टर, वही वाले प्रीवियस चैप्टर का काम जो है वो इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, समरी बना के बताते हैं आप। समरी बनती है इसमें। मोस्ट रीडर्स स्कैन द समरी फर्स्ट टू रिव्यू द स्टडी। बहुत सारे रीडर्स जो हैं वो सबसे पहले समरी ही पढ़ते हैं ताकि ये ओवरऑल देख सकें इस रिसर्च में हुआ क्या। इफ़ द स्टडी इज़ पर्टिनेंट टू द प्रीवियस टू देयर पर्पस, अगर उनके काम की वो होती है रिसर्च पर्टिनेंटली, यानी उनके काम से ही रिलेटेड होती है, उनके टॉपिक से रिलेटेड मखसूस होती है, तो दे एग्जामाइन द रिमेनिंग चैप्टर, दो उसके जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ते हैं, अदरवाइज दे लीव दैट रिसर्च। द समरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। समरी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? आप ब्रीफली री स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, आप वही जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट की होती है उसी को दोबारा से इसमें लिखते हैं। आप प्रोसीजर को लिखते हैं, वही जो आपने पहले से डिफ़ाइन किया होता है। आप अपनी फाइंडिंग, प्रिंसिपल फाइंडिंग्स लिखते हैं, यानी जो जो ख़ास आपकी फाइंडिंग्स हुई होती हैं, जो कंक्लूजन आपने निकाले होते हैं वो आप उसमें लिखते हैं। रिकमेंडेशन लिखते हैं आप फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए कि आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, समरी में एक बार फिर पहले यही चीज़ें लिखने के बाद आप फिर से फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स लिखते हैं। दिस पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट कंटेन द फाइंडिंग ऑफ द स्टडीज़, द कंक्लूजन द इन्वेस्टिगेटर हैज़ अराइव्ड। जो भी कंक्लूजन निकाले होते हैं वो आप लिखते हैं। एंड द जनरलाइजेशन ही हैज़ फार्मूलेटेड, और जनरलाइजेशन लिखते हैं, जो जो उसने जनरलाइज किया होता है रिजल्ट वो आप उसमें बयान कर देते हैं। फार्मूलेटेड क्या कहते हैं? बनाना। इन स्टेटिंग कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखते वक्त द रिसर्चर, द इन्वेस्टिगेटर मस्ट इंडिकेट व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ही हैज़ डन टू द फील्ड ऑफ द स्टडी। उसने जो काम किया है, उसने जो उस फील्ड में नई चीज़ जो है वो फाइंड आउट किया, वो कंट्रीब्यूट किया, वो उसमें वो ज़रूर बयान करते हैं। फिर एट द एंड आप रिकमेंडेशंस लिखते हैं। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू इंडिकेट द साइड प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन अनकवर्ड। जो जो चीज़ें अनकवर्ड रहीं, जो आप नहीं कवर कर सके, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो शामिल करते हैं। एंड टू द सजेस्ट द एरियाज़ फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं वो सजेस्ट करते हैं।